और बात करते हैं नतीजों की। कल देखिए निफ्टी की एक दिग्गज कंपनी आयशर मोटर्स के नतीजे आए। नॉर्मली हम सेल्स फिगर्स से अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू के लिहाज से ये क्वार्टर कैसा साबित हुआ? यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो गुड मॉर्निंग हर्षिता। स्टॉक्स इन न्यूज़ की तैयारी करते हैं और सबसे पहले आयशर मोटर्स के अर्निंग्स पे नज़र करते हैं। अगर हम मुनाफे की बात करें तो लगभग 20% का यहाँ जंप हमको देखने को मिला है। मुनाफा क्वार्टर के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास आया है। रेवेन्यू में भी 10% का जंप और एबिटा में लगभग 14.25% का जंप आपने देखा है। तो ऑपरेशनली काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा है। मार्जिन्स की बात करें तो लगभग 1% सुधर के लगभग 26.5% के आसपास का मार्जिन आयशर मोटर्स ने Q1 में पोस्ट किया है। ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है रिजल्ट्स, लेकिन हाँ मार्जिन में सुधार और मार्केट में एक हरा निशान, तो शायद ये स्टॉक फोकस में रहेगा। ब्रोकरेज की भी अगर हम माने तो ज़्यादा करके यहाँ बाय रेटिंग देखने को मिल रही है। जेफरीज की एक बाय कॉल है 6,000 रुपये के टारगेट के साथ, जो इन्होंने अभी रिवाइज करके 5,500 रुपये कर दिया है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो जो रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम फिगर्स थोड़े बहुत घटे हैं, उस पर मैनेजमेंट का क्या रिएक्शन है वो भी काफ़ी जानना जरूरी होगा। थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है कि रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स में इतना पिकअप नहीं है, वो कुछ ब्रोकरेजेस ने ऑफ कोर्स हाईलाइट किया है। पार्थिव, आप इन नंबर्स को कैसे पढ़ रहे हैं? स्टॉक पर क्या राय रहेगी? हर्षिता, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आयशर मोटर्स के जो वैल्यूएशन है थोड़े रिच है और आगे जाते आई थिंक जो लग्जरी बाइक सेगमेंट है, जो प्रीमियम बाइक सेगमेंट है, वहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी और जो लीवर्स इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट है आई थिंक वो ऑलरेडी इन प्लेस है। यहाँ से आई थिंक उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट की क्षमता मुझे कम लग रही है। तो उस लिहाज से आई थिंक यहाँ पे हम आयशर मोटर्स पे ये वैल्यूएशन से ज्यादा बुलिश नहीं। ओके, तो ये फिलहाल आयशर पर एक व्यू। शिल्पा, आयशर में चार्ट्स क्या किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत रेंज में ट्रेड दिखाने लगा है आजकल, तो कोई खास लेवल जो आप वॉच करना चाहेंगे आज के लिए? अवश्य जी, एक ब्रॉड रेंज है आयशर मोटर्स का, एक 4200 से लेके 4800, इट्स अ वेरी बिग रेंज। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे पिछले 3 सीरीज से इसी रेंज में ये घूम रहा है। तो वंस इट क्रॉसेस अबव 4800 तो हम लोग डिसाइसिवली इसमें एक थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू ले सकते हैं। अदरवाइज अगर ये फॉल और थोड़ा कंटिन्यू करता है देन बाइंग ऑन डिक्लाइंस इज बेटर। लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपको थोड़ा पोजिशनल व्यू है तो आप ऑन डिक्लाइन से बाय कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 4200 एंड वेट फॉर टारगेट्स ऑफ 4800 फर्स्ट। बट इसके ऊपर निकलते मुझे लगता है स्टॉक में पोटेंशियल है टू क्रॉस 5000। पोटेंशियल है, 5,000 के ऊपर निकलता है, रेंज ब्रेक करेगा तभी यहां पर वो मोमेंटम आगे बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब वायदे बाजार की कंपनियों की बात करते हैं। एक तो बायोकॉन, आप इसका चार्ट रेडी रखिएगा राजेश जी, उस पर मैं आपसे राय लूंगी। और गाबा सर आप देखिएगा सेल, क्योंकि इन कंपनियों के भी नंबर्स आए हैं। साथ में कॉनकॉर और LIC भी रेडार पर रहेगा। यतिन बताइए इन दिग्गज कंपनियों में क्या हुआ है? तो देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें तो सेल और बायोकॉन, ये दो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। बायोकॉन काफ़ी खराब नतीजे रहे हैं। इनफैक्ट पूरे के पूरे में जो फार्मा पैक है उनमें सबसे कमज़ोर नतीजे आपको बायोकॉन के दिखाई पड़ रहे हैं। नेट प्रॉफिट आप अगर हम देखें तो 650 करोड़ आए, लेकिन यहाँ एक वन ऑफ इनकम है जिसके कारण आपको नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन रेवेन्यू देखिए बिल्कुल फ्लैट रहा है क्वार्टर। अनुमान था कि थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहेगा। और अगर हम एबिटा की बात करें तो 13% घटा है। मार्जिन अगर हम देखें तो 18% आए हैं, जो एक्सपेक्टेशन था 22% का। और एबिटा अगर हम एब्सोल्यूट बेसिस पे देखें तो 13% घटा है। तो काफ़ी ऑपरेशनली वीक नंबर्स बायोकॉन के, फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ, तो शायद आप ये स्टॉक आज प्रेशर में देख सकते हैं। इसके अलावा सेल, यहाँ भी अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट लगभग 61% घटा है, रेवेन्यू लगभग 1.5% गिरा है। हालांकि एबिटा में काफ़ी अच्छा सुधार आया है, 34% एबिटा ऊपर है, लेकिन पोल के हिसाब से ही आपको यहाँ पूरा का पूरा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स कहूँगा सेल के आए हैं। इसके अलावा कॉनकॉर एक वॉश आउट क्वार्टर है। पिछले क्वार्टर जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी थी उसके मुताबिक क्वार्टर नहीं आया है। कॉनकॉर की बात करें तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें केवल 6% बढ़ा है, रेवेन्यू ग्रोथ केवल 9% की, और मार्जिन्स अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो केवल 40 बेसिस पॉइंट का सुधार हमने देखा है। तो कमज़ोर नतीजे कॉनकॉर के अनुमान के मुकाबले। LIC के भी नतीजे अगर आप देखें तो आपको फेस ऑफ इट अच्छे नंबर लगेंगे, लेकिन अनुमान से काफ़ी खराब है नतीजे। न्यू बिजनेस प्रीमियम केवल 24% बढ़ता हुआ नज़र पड़ा है। टोटल APE और जो VNB मार्जिन्स हैं ये अनुमान से काफ़ी खराब आए हैं। इनफैक्ट VNB मार्जिन्स की बात करें तो केवल 14% का VNB मार्जिन है, जो 15 सवा 15 की रेंज का एक्सपेक्टेशन था।
तो अगर हम वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स एलआईसी के भी देखने को मिल रहे हैं। तो एलआईसी थोड़े से ब्रेकडाउन देखेंगे तो कुछ कुछ निराशाजनक परफॉर्मेंस है। पार्थिव, इस पर मैं आपकी राय लूंगी, लेकिन बायोकॉन, राजेश जी, ये तो आप आंख बंद करके चार्ट आई एम श्योर ड्रॉ भी कर सकते हैं। बताइए संकेत क्या दे रहा है, क्योंकि नंबर्स हैं तो वैसे फीके साइड पर। जी, हर्षदा जी, मुझे लगता है कि आज के लिए बायोकॉन का इंपॉर्टेंट लेवल होगा 350। कल का इसका क्लोज 340 का है। ये जो क्लस्टर है, ये क्लस्टर में जाके अटका है। और अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में थोड़ा सा वीक ही लगता है। तो मुझे लगता है अगर ये 350 के ऊपर जाएगा तो आपको एक पॉजिटिव बायस के साथ थोड़ी शुरुआत दिखेगी। लेकिन चांसेस है कि अगर 335 जो कल का लो है, अगर बायोकॉन तोड़ता है मॉर्निंग सेशन में ही, तो फिर इन दैट केस यहाँ पे लिक्विडेशन होगा। और जिसका पहला टारगेट यानी शॉर्ट का पहला टारगेट आएगा 321 का, वो टूटता है तो 300 तक की जगह बायोकॉन में बनेगी। तो 340 और आप कह सकते हैं 340 से 300 यानी बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि स्टीप फॉल बायोकॉन में आ सकता है। तो 335 टूटे तो कॉन्ट्रा लॉन्ग ना करे, इट्स अ क्लियर सेल। तो सेल साइड का ट्रेड है, कल भी वैसे लोग सेल साइड की ट्रेड को ही कैरी करके गए होंगे। 2% टूटा है, 321 टूटे तो शायद 300 के लेवल्स भी आ सकते हैं। कावा जी, सेल पर आप चार्ट्स देखिए और बताइए किन लेवल्स पर गौर करना है आज। सेल की बात करें तो लगता है ये 135 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जोन है 4 दिन से यहीं पर एक सपोर्ट चेंज कर रहा है। दो जगह है बाइंग करने की, या तो यहाँ पर खरीद लीजिए, स्टॉप लगाइए 135 का वन एग्रेसिव कॉल, या फिर यदि 145 पार कर ले फिर तो चला जाएगा 160 तक। लेकिन ट्रेंड के हिसाब से लगता है यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 200 मूविंग एवरेज के आसपास। तो मेरे ख्याल से एक ले सकते हैं, लो रिस्क बाय है यहाँ पर, लेकिन रिस्क है नो डाउट सेल। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन 135 देखते हैं आज ओपनिंग पर होल्ड करता है या फिर उसके नीचे फिसलता है ये स्टॉक का। एलआईसी वैसे न्यू बिजनेस प्रीमियम में पिकअप, एनुअल प्रीमियम अर्न में पिकअप, लेकिन वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस के मार्जिन्स में जो प्रेशर आया है पार्थिव, उसे कैसे पढ़ा जाए और आप क्या करना चाहेंगे? 1125 पर कल क्लोज हुआ था स्टॉक। देखिए, एलआईसी की कमेंट्री पिछले 2-3 क्वार्टर से ये रही है कि जो उनका इंडिविजुअल पार का जो एपी ग्रोथ है वो शायद टेपिड रह सकता है, लेकिन जो इंडिविजुअल नॉन पार बिजनेस है उसमें वो लोग शानदार ग्रोथ दिखाएंगे, विच इन द लॉन्ग टर्म इज एक्रेटिव फॉर द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन। तो अगर वो ग्रोथ की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 165% पे ये बिजनेस ग्रो हुआ है, विच इज आई थिंक वेरी गुड। और ओवरऑल एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट देखे ईयर ऑन ईयर ये क्वार्टर में तो ऑलमोस्ट 21% का ग्रोथ है। नो डाउट आई थिंक काफी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने जो इंडिविजुअल पार बिजनेस है उस पे लाइक काफी मार्केट शेयर शिफ्ट लिया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एलआईसी की जो एम्बेडेड वैल्यू करीबन 7.5 लाख करोड़ की है, और अगर प्राइस टू एम्बेडेड से मैं बात करूं तो अराउंड 1.8 का प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू है, जो वन ऑफ द चीपेस्ट है इन द कंट्री। तो उस लिहाज से आई थिंक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एलआईसी विल आउट परफॉर्म। और ओवरऑल हम लोग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे बहुत बुलिश है, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स नहीं है और जो प्रोटेक्शन गैप है उससे दिख रहा है कि काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस प्लेस में। तो आज ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। देखते हैं मार्केट कितना काइंड रहता है उन नंबर्स पर। चलिए फटाफट से अब गुड बैड अगली की तरफ भी बढ़ते हैं। यतिन बताइए पहले तो अच्छे नतीजे पहले बताते हैं हर्षदा। और एचबीएल पावर ये स्टॉक रखिए अपने रेडार पे। नेट प्रॉफिट में लगभग 55% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ और मार्जिन देखिए 21% का यहाँ आपको आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, जो पिछले साल 17% था। इंडियन ह्यून पाइप अगर हम देखें तो मुनाफा लगभग 3 गुना बढ़ा है और आय में भी लगभग 5% का ही सुधार। वाटेक वाबा काफ़ी अच्छा ऑपरेशनल क्वार्टर है, ऑर्डर बुक भी अच्छी है, 11% का आपको जो है प्रॉफिट का नंबर दिख रहा है ऊपर, और आय में भी लगभग आपको 13% की ग्रोथ आती हुई नजर पड़ रही है। तो ये स्टॉक्स हैं जो रेडार पर रखेंगे अच्छे नतीजों के चलते। ओके, तो ये अच्छे नतीजे और खराब परफॉर्मेंस के लिहाज से कोई खास चीज आप कॉल आउट करना चाहेंगे? तो शोभा डेवलपर्स, देखिए रियल एस्टेट कंपनीज ऑब्वियसली अर्निंग्स वॉलेटाइल होती हैं क्योंकि कंप्लीशन मेथड पे चलता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो शोभा का मुनाफा लगभग 50% गिरा है, आय 30% गिरी है, तो ईयर ऑन ईयर नंबर्स कोई खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। इरकॉन की बात करें तो मुनाफा 20% घटा है, काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स रहे हैं। और बिरला कॉर्प भी सीमेंट पैक में अगर हम देखें तो ऑपरेशनली सबसे वीक क्वार्टर आपको बिरला कॉर्प का आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आय में 9% की गिरावट और मुनाफा लगभग 45% नीचे है साल दर साल बेसिस पे। ओके, तो ये फिलहाल वो कुछ स्टॉक्स जिन पर नजरें रहनी चाहिए। अच्छा, एक दो पर मैं वेरी क्विकली एक कॉल लेना चाहूंगी। एस्ट्रल शिल्पा, इस पर क्या इंडिकेशन है आज ट्रेड के, लेकिन लेवल्स की पर नजरें होनी चाहिए क्योंकि नंबर्स वैसे देखें तो थोड़े से सॉफ्ट साइड पर आए हैं।
एस्ट्रल की बात करेंगे हर्षदा जी, तो एस्ट्रल में एक 2200 का एक अपसाइड है और यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 1950 तक है। तो अगर यहाँ पे और थोड़ा वीकनेस रहता है और आपको टुवर्ड्स 2000 स्टॉक ट्रेड करते हुए मिलता है, तो मुझे लगता है वो अच्छा लेवल है फॉर गोइंग लॉन्ग अगेन फॉर टारगेट्स ऑफ 2200। बट यहाँ पे इमीडिएट बेसिस में अगर तो गैप अप में आपको ऊपर में खुल जाए तो आई वुड सजेस्ट नॉट लिटिल वेट एंड वॉच। मार्केट को सस्टेन होना भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज दिस स्टॉक कैन अगेन स्लाइड डाउन। तो ओपनिंग पे मत चेस कीजिए, थोड़ा स्लाइड मिले तो ही आप इसमें एंटर कीजिए। ओके, तो ये ओपनिंग पर चेस करने वाला स्टॉक नहीं है, बाद में देखेंगे किस तरह का एक्शन आता है। कोची शिपयार्ड, ऑफ कोर्स इस हफ्ते जो करेक्शन आया है तो डिफेंस कंपनियां थोड़े से साइड लाइंस पर गई हैं, लेकिन कोची के नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। आशीष बहेती, 2300 के आसपास मिले तो खरीदने के लिए आना चाहिए या नहीं? जी हर्षदा मैम, काफी अच्छा सेटअप इसमें दिख रहा है और जिस हिसाब से चार्ट्स में अभी जो रिसेंट गिरावट थी उसके बाद अभी स्टॉक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और फेवरेबल बन गया है। वीकली चार्ट्स पे काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। हमें लग रहा है कहीं भी गिरावट में मिलता है अभी तो एक बार खरीदा जा सकता है स्टॉक को। जो स्टॉप लॉस जिनके पास भी लॉन्ग है उसे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 2280 के करीब का कैसे मेंटेन करें। हमें लगता है इसमें वापस बाउंस बैक देख के 2500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो 2500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं उस बाउंस बैक में, और नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। चलिए कुछ और खबरों की तरफ बढ़ेंगे। मानस, इस बीच आप पीआई इंडस्ट्रीज का एक बार चार्ट चेक लेकर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है नंबर्स के बाद, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कहाँ पर खबरों का इम्पैक्ट आ सकता है यातिन? 3-4 स्टॉक जो फोकस में रहेंगे हर्षदा, टानला प्लेटफॉर्म्स और एक्सिस बैंक को इन्होंने ऑनबोर्ड किया है सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देने के लिए। इनके जो कस्टमर्स हैं और बैंक में हमने देखा है कि काफ़ी सारे फिशिंग अटैक्स और स्कैम वाले आपको कॉल्स और ओटीपीज आते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बचाव करने के लिए टानला के साथ ये आप करार देख रहे हैं। कहीं ना कहीं दूसरी बैंक्स के साथ भी आपको ये करार होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का भी एक मैंडेट है कि सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और जो आईटी फ्रेमवर्क है बैंकों को मजबूत करना है। तो कहीं ना कहीं टानला आज फोकस में रहेगा। सीगल इंडिया रीसेंट लिस्टिंग है और एक बड़ा 1042 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको हाथ लगा है। ये कानपुर सेंट्रल बस टर्मिनल और भुवनेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्यूमुलेटिव ऑर्डर्स हैं जो 1000 करोड़ से ज़्यादा के आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और आखिर में पीएफसी, इन्होंने लगभग 25.5 बिलियन येन का एक लोन जो है जापानीज एजेंसी से अप्रूव करा लिया है। ऑब्वियसली एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, इंडिया और जापान के कोऑपरेशन के जरिए हो रहा है, और ये 300 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसके लिए फंडिंग पीएफसी ने सिक्योर की है कर्नाटका राज्य के लिए। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स जिन पर नजरें रहेंगी। शुक्रिया यातिन इस पूरे हेड्स अप के लिए। अब बात पीआई इंडस्ट्रीज की कर लेंगे वेरी क्विकली। 2 रिपोर्ट्स आई हैं यहाँ पर। एक तो जेफरीज ने अपना टारगेट 5100 का किया है, जो पहले टारगेट 4750 था, और साथ ही सिटी कह रहा है 5125 का टारगेट। यहाँ पर भी टारगेट इन्होंने बढ़ाया है। अब नतीजे अच्छे, कल एक पीक दिखा और उसके बाद शांत क्लोज रही। मानस, चार्ट क्या इशारा कर रहा है? देखिए, चार्ट तो बेहतरीन है। 2 हफ्ते पहले हमने 4050 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट देखा था। मेरे ख्याल से उस ब्रेकआउट के अगर टारगेट सेट करने होंगे तो वो 4750 4800 के आते हैं। करंट लेवल से भी 350-400 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पर खरीदारी करिए। 10 डे मूविंग एवरेज जो कि 4300 है, वहां पर आपको एक पोजीशन स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट 4750 4800 के सेट करने हैं पीआई इंडस्ट्रीज में। ओके, तो पीआई इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा मूव 4800 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। पूरी केमिकल स्पेस पार्थिव फिर से थोड़ी सी एक्टिव हो गई है। कुछ कुछ पॉकेट्स में आउट परफॉर्मेंस है, कुछ कंपनियों ने शायद इस क्वार्टर में निराश किया है, लेकिन लार्जली आउट परफॉर्मेंस ही देखने को मिली है। आपकी पोजीशनिंग, कोई एक्सपोजर लेने वाला ट्रेड या फिर रिसेंट में कुछ खरीदा हो तो बताएं। कंसेंसस कमेंट्री देखे तो एक अच्छी बात यह है कि जो प्राइस इरोजन था और जो चाइना से डंपिंग था, जिसकी वजह से आई थिंक काफी इंडियन कंपनीज की इन्वेंट्रीज बढ़ गई थी, वहां पे आई थिंक डेफिनेटली राहत है। इसलिए ये क्वार्टर से हमने स्लाइट ग्रीन शूट्स देखे ऑन द होल काफी केमिकल कंपनीज की इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन, और उस लिहाज से आगे जाते अगर वॉल्यूम ग्रोथ वापस आता है इन H2 तो मुझे लग रहा है कि ये सेक्टर में काफी बस रहेगा। हमें आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स दीपक नाइट्रेट काफी पसंद है। ये शो पे लाइक कुछ महीने पहले हमने सजेस्ट भी किया था 2200 के लेवल्स पे, और आज अराउंड 3100 का लेवल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दीपक नाइट्रेट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स
to deliver very good returns because इनका जो capex mode है around 8,000 crores का, उसमें काफी downstream products आ रहे हैं जैसे polycarbonate है, MIBK है, प्लस नए innovative products है जो import substitute है। तो फिनॉल की capacity भी उनकी ramp up हो रही है और that is also operating at very high spreads। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आई थिंक इन्वेस्टर्स को शामिल करना चाहिए पोर्टफोलियो। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस इस यूनिवर्स में। दीपक, नाइट्राइट एक इंटरेस्टिंग ट्रेड जरूर रहेगा। अच्छा, सीमेंस की हम चर्चा कर रहे थे, जो शिल्पा जी ने कहा कि आज देखिए नंबर से पहले 7,000 का टारगेट रहेगा। इस पूरे यूनिवर्स में मैं एबीबी सीमेंस पर आपकी राय लेना चाहूंगी पार्थिव, क्योंकि दरअसल सीमेंस पीएलसी के जो नंबर्स आए हैं या फिर वो जर्मनी लिस्टेड जो कंपनी है, वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है, एस्टिमेट से बेहतर है। कंपनी कह रही है रेवेन्यू गाइडेंस लोअर एंड तो एटलीस्ट वो मीट करते हुए दिखाई देंगे Q3 में कॉन्फिडेंस है। और इंडिया बिजनेस के लिए स्पेसिफिक उन्होंने एक चीज कही है, वो कहते हैं कि भारत में दरअसल हम कॉम्पिटेंस डेटा सेंटर्स की तरफ बढ़ाने वाले हैं। स्मार्ट इंफ्रा डिजिटाइजेशन पर अच्छा खासा निवेश होता हुआ दिखाई देगा और डेटा सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में भारत में एक नई फैसिलिटी भी खड़ी की जाएगी। उस पर्सपेक्टिव से मैं स्टॉक पर आपकी राय लेना चाह रही हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमेंस और एबीबी जैसी कंपनियां आई थिंक अभी इंडिया में दे आर विटनेसिंग वन ऑफ द बेस्ट साइकिल्स। और आई थिंक अगर सीमेंस का मैं एनर्जी सेगमेंट का डिवीजन देखूं जहां से अभी 40% जितना रेवेन्यू आता है, आई थिंक वो वर्टिकल आगे जाते हैं आई थिंक बहुत ही स्केल अप हो सकता है। और जिस तरह से ग्लोबल पेरेंट ने आपने जैसे बताया कि डेटा सेंटर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई थिंक इंडिया में इट विल बी वन ऑफ द हाईएस्ट कैपेक्स गोइंग अहेड। तो उस लिहाज से आई थिंक सीमेंस बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। ऑर्डर बुक देखे, साइज ऑफ द ऑर्डर देखे, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स वो भी स्केल अप हो रहा है। तो सीमेंस इज इंप्रूविंग अ लॉट ऑफ वॉलेट शेयर फ्रॉम हिज क्लाइंट्स। मार्जिन देखे तो मार्जिन भी काफी स्केल अप हो रहा है। यस, एक कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेल वैल्यूएशंस जो अराउंड 110 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे। लेकिन आई थिंक अगर आने वाले 3 साल में सीमेंस अपना जो प्रॉफिट है वो डबल कर सकता है, जिसकी क्षमता हमें लग रही है, तो उस लिहाज से आई थिंक ऑन फॉरवर्ड बेसिस स्टिल द वैल्यूएशंस कैन बी जस्टिफाइड। डीमर्जर का भी स्कोप है जो ऑलरेडी कंपनी ने अनाउंस किया है, तो वहां से भी मुझे लग रहा है अच्छी वैल्यू शेयर होल्डर्स के लिए अनलॉक होगी। सेम विद एबीबी, अगर एबीबी में देखें एक्सेप्ट फॉर द रोबोटिक डिवीजन, आई थिंक बाकी सब डिवीजन में ऑर्डर बुक की वृद्धि ऑलमोस्ट 22 to 25% है। गोज टू शो द विजिबिलिटी की आगे जाते जैसे जैसे एग्जीक्यूशन होगा, यहाँ पे भी आई थिंक हम लोग देखेंगे कि अर्निंग्स बहुत ही स्टेडी रहेंगे ओवर द नेक्स्ट 3 years। ओके, तो स्टेडी अर्निंग्स की उम्मीद। लेकिन अनुज, क्लियरली सीमेंस के उस कॉल में इंडिया में डेटा सेंटर की कॉम्पिटेंस और यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आना वो काफी आई कैचिंग है। लेकिन लार्जली हम भी भारत में देख रहे हैं एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि डेटा सेंटर्स को और पुश किया जाए। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी निवेशकों के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जो आपने री रेटिंग एबीबी में देखी है इन पर्टिकुलर, कुछ हद तक सीमेंस में भी, वो एक्चुअली पिछले साल के बजट में ये डेटा सेंटर पर फोकस किया गया था, उसके बाद से हुई है। और ये क्लियरली इसका एक और एग्जांपल है, एक कंपनी है डेरी बेस्ड कंपनी अनंतराज। अगर आप उसका चार्ट देखेंगे, रियल एस्टेट, क्योंकि डेटा सेंटर में आपको दोनों चीजें चाहिए, एक तो एक्सपर्टीज चाहिए, एक रियल एस्टेट चाहिए। तो रियल एस्टेट पर उस कंपनी ने काम किया है काफी, तो वो भी काफी री रेट हुआ है। लेकिन एबीबी की और सीमेंस की री रेटिंग में काफी बड़ा हाथ इस डेटा सेंटर का है। और आई थिंक ये एक क्लियरली इस गवर्नमेंट का एक फोकस है कि जो हमारा डेटा है वो इंडिया में ही रहे। पहले डेटा सेंटर्स मोस्टली बाहर होते थे, तो अब इस चीज पर एक फोकस है। और अच्छा, एक और चीज जो लोगों को अब अवॉइड करनी चाहिए कि ये जो कंपनियां हैं, जो एबीबी इंडिया है जैसे फॉर एग्जांपल, या कमिंस इंडिया है या सीमेंस इंडिया है, इन पर ना आप जब इनकी पेरेंट कंपनियों के नंबर्स आए उस पर अगर वो कुछ कमेंट्री दें, उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट ना करें। पहले देख लें कि इंडियन यूनिट के नंबर्स कैसे हैं, उसके बाद रिएक्ट करें, तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बहुत लोग कमेंट्स में फंस गए फॉर एग्जांपल, क्योंकि उन्होंने वो ग्लोबल पेरेंट की कमेंट्री सुन के उसके बाद उस पर शॉर्ट कॉल ले लिया। तो वो मत करें, एक बार देख लें यहाँ पर ग्रुप के यहाँ के नंबर कैसे हैं, उसके बाद रिएक्ट करें। और ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज सीमेंस के नंबर्स वैसे भी आने वाले हैं। तो ये एक स्पेस रहेगी जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। चलिए, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स हम उतरेंगे पहला सौदा में। ओपनिंग मार्केट की कैसी रहेगी वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।